अब हमारा ये है यहाँ पे टॉपिक परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट्स। हमने रिवेट्स के बारे में देख लिया था कि एक तो होता है हैंड ड्रिवन रिवेट, एक होता है हमारे पास में पावर ड्रिवन रिवेट जो फर्दर डिवाइडेड है किसमें, एक शॉप रिवेट में और एक फील्ड रिवेट में। पावर ड्रिवन का मतलब था कि जो मशीन से हम रिवेट की क्या कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। ठीक। अब यहाँ पे देख लो, अभी परमिसिबल स्ट्रेसेस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिवेट्स है तुम्हारे, जैसे कि सबसे पहले आ रहा है पावर ड्रिवन, फिर पावर ड्रिवन है, फिर हैंड ड्रिवन है। यहाँ पे नीचे की तरफ तुम जाओगे तो एफिशिएंसी कम होती जा रही है ना। तो अब मशीन से तुम काम करोगे तो एफिशिएंसी तो ज्यादा आएगी। तो पावर ड्रिवन है, एफिशिएंसी ज्यादा है। पावर ड्रिवन शॉप ड्रिवन, पावर ड्रिवन है मशीन से किया गया है और शॉप में किया गया है। तो एक्सियल टेंशन में उसकी जो परमिसिबल वैल्यू होती है स्ट्रेस की, वो होती है 100 मेगा। शेयर में अगर मैं बात करूं तो वो होती है 100 मेगा, और बियरिंग में अगर मैं बात करूं तो वो होती है 300 मेगा। तो इसको तुम लोग को याद कैसे करना है वो देख लो। यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ आएगी, एंड यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसका यहाँ पे क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 3 टाइम्स होता है। अब यहाँ पे देखो नीचे की तरफ, जैसे जैसे तुम नीचे की तरफ आते जाओगे तो एफिशिएंसी कम होती जाएगी। कितनी कम होती जाएगी, हर बार 10% कम हो जाएगी। पीडीएफआर में 10% कम होगी तो 100 का क्या हो गया, 90। 100 का हो गया 90, 300 का हो गया 270। अब हैंड ड्रिवन रिवेट में क्या है, 20% कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का क्या हो गया 80, 100 का क्या हो रहा है 80, एंड 300 का होना चाहिए था 240, लेकिन यहाँ पे होता है 250। ठीक, ये चीज याद रखना, 240 नहीं होता है, 250 होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये एमसीक्यूज में पूछा गया है। और जब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें तुम देखोगे कि ये आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने एक नोट करके एक नीचे चीज लिखी हुई है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, ये यहाँ पे कह रहा है कि एक्सियल टेंशन जो है रिवेट्स में वो हार्डली पॉसिबल होता है, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक, बहुत मुश्किल से होता है एक्सियल टेंशन। ये जो एक्सियल टेंशन है इसकी वो बात है। ठीक, और ये पॉसिबल कब होता है, ये पॉसिबल होता है सिर्फ इसेंट्रिक कनेक्शन में। मतलब ये जनरली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये पॉसिबल कब होता है, सिर्फ इसेंट्रिक कनेक्शन में पॉसिबल होता है। अब ये इसेंट्रिक कनेक्शन क्या होता है वो देखो। इसेंट्रिक कनेक्शन तो तुम लोग नाम से भी समझ पा रहे हो, थोड़ा बहुत तुम लोग आइडिया है इसेंट्रिसिटी वाला, फिर भी बता देता हूँ। मान लो कि ये तुम्हारा ना एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और रेक्टेंगुलर बॉक्स का ये क्या है, सेंटर है। तो मान लो तुमने यहाँ पे कोई वजन लगाया, और वजन कहाँ पे लगाया, सपोज तुमने सेंटर से कुछ दूरी पे लगाया। सेंटर से जो जितनी भी दूरी पे तुम लगाते हो वो ई से डिनोट किया जाता है, और वही तुम्हारा होता है इसेंट्रिसिटी। यानी कि सेंटर से अगर दूर तुम एक वजन लगाओगे तो वो जो दूरी होगी सेंटर से, वो जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, वो इसेंट्रिसिटी होता है। तो जो भी इस तरह के वजन लगाए जाते हैं जो इसेंट्रिक लोडिंग होती है, तो ये लोडिंग कौन सी हुई, ये हुई है इसेंट्रिक लोडिंग। तो जो इसेंट्रिक लोडिंग होती है उसी में तुम्हारा क्या देखने मिलता है, एक्सियल टेंशन वाला केस देखने मिलता है अपनी रिवेट्स में, जो हम यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेसेस देख रहे हैं। ये यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये पे नेक्स्ट देखो आगे। अब रिवेट्स जो है, ये रिवेट्स के जो जॉइंट है ये कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में दो तरह का होता है, एक होता है लैप जॉइंट, एक होता है बट जॉइंट। फिर आगे फर्दर लैप जॉइंट भी कितने तरह का होता है, एक सिंगल रिवेट, एक होता है डबल रिवेट। बट जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये कितने तरह का होता है, एक होता है सिंगल कवर, एक होता है डबल कवर। इसमें भी फिर ये आगे फर्दर सेम हो जाता है, सिंगल रिवेट और डबल रिवेट। ठीक, कहने का मतलब यहाँ से सिंगल कवर भी हमारा दो तरह का है ऐसे, यहाँ पे सिंगल रिवेट और डबल रिवेट। ठीक है, यहाँ पे डबल रिवेट। उसी तरीके से डबल कवर भी सेम, सिंगल रिवेट, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा और यहाँ पे डबल रिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सेम। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये होते क्या है, क्या कहने का इसका मतलब है, लाइक लेफ्ट जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट क्या होता है, इसको समझना है। ऐसे सिंगल रिवेट डबल रिवेट इसका क्या मतलब है, ऐसे यहाँ पे सिंगल कवर डबल कवर इनका क्या मतलब है। अब ये सब चीजें समझो। तो लेफ्ट जॉइंट जो होता है हमारे पास में, ये मैंने यहाँ पे नीचे बनाया हुआ है, देखो। यहाँ तुम जो देख रहे हो लेफ्ट जॉइंट का मतलब होता है लैपिंग होना। ठीक है, क्या होना, लैपिंग होना। लैपिंग क्या होता है, यानी कि ओवरलैपिंग तो तुमने सुना ही है ना वर्ड, वहां से आया ये ओवरलैपिंग से। ठीक, ओवरलैपिंग से आई। अब देखो ये जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ये वाला पार्ट ऑरेंज से जिसको मैंने शेड किया है, ठीक, और ये जो ऊपर वाला पार्ट तुम देख रहे हो जिसको मैंने रेड से शेड किया है, ये दोनों दो डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हमें आपस में जोड़ना है। तो इनको मैंने कैसे जोड़ा, इनको मैंने इस तरीके से लेकर के आया, एक दूसरे के ऊपर लेकर के आया। देखो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कॉमन मैंने क्या किया है, ओवरलैपिंग करवाई है ऐसे।
और मैंने बीच में होल कर दिया यहाँ पे, और होल करने के बाद में मैंने इसमें यहाँ ऊपर से एक रिविट जो है वो डाल दिया है। ये रहा रिविट। ऐसे रिविट डालने के बाद में मैंने क्या की, यहाँ पे हैवनिक करके मतलब हिट करके इसको फ्लैट कर दिया, और ये मेरा करेक्शन एक बन गया है। तो लैप जॉइंट इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। ओवरलैपिंग करवाई जाती है, ये चीज होती है। अब ये जो आप देख रहे हो ये तुम्हारा साइड व्यू है, साइड से देखो, ऊपर से देखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये टॉप व्यू है। अब यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, ये डॉटेड लाइन है इस पहले वाले। डॉटेड लाइन यहाँ तक आ रही है, ये इसकी डॉटेड लाइन ऐसे ये है, ठीक। अब ये ऊपर वाला है सेकंड वाला, ये देखो यहाँ से जो हार्ड लाइन तुम देख रहे हो ये सेकंड वाला। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो रिबिट्स तुम देख रहे थे यहाँ पे साइड से, वो रिबिट तुम्हारे सामने ये रहे, तीनों ऊपर से दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक। तो अब ये है, ये किस तरह का है, ये है सिंगल रिबिट लैप जॉइंट। लैप जॉइंट है ये है सिंगल रिबिट। क्यों है सिंगल रिबिट? बिकॉज इसमें ना एक रिबिट का यूज किया गया है, एक ही रिबिट है। हमें साइड से देखना है, साइड से हमें एक रिबिट दिख रही है। सपोज करो दो रिबिट्स में दिख रही है। दो रिबिट्स कहने का मतलब क्या है मेरा, मान लो कि मुझे यहाँ पे ऐसे एक रिबिट ये रही और एक रिबिट मेरी ये, इस तरीके से मुझे दो रिबिट्स दिख रही है, ठीक है। और जब मैं इसको ऊपर से देखता तो मुझे ये कैसा दिखता, तो मुझे ये ऊपर से इस तरीके से दिखता है, डॉटेड लाइन, ये हार्ड लाइन है। हाँ, तो एक दो तीन, ऐसे ही एक दो तीन, यहाँ पे तुम्हें ये इस तरीके से दिख रहा होता है जब ये हो जाता है डबल, डबल रिबिट लैप जॉइंट, ठीक। तो ये जो अंतर है ये समझते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे बनाया हुआ ये रहा तुम्हारे सामने डबल रिबिट लैप जॉइंट। अब आ जाता है बट जॉइंट। बट जॉइंट क्या होता है, कैसे होता है बट जॉइंट? अब देखो यहाँ पे दो हमारी प्लेट्स होती है इस तरीके से, एक प्लेट ये है मेन प्लेट, मतलब मेन मेंबर है जिनको हमें आपस में जोड़ना है, एक ये है। ऐसे ही मेरे पास में दूसरा जो है ये। अब मैं क्या करूंगा, इनको आपस में लेके आऊंगा ऐसे नजदीक, ऐसे यहाँ से मिलाऊंगा, और इनके एक साइड में या फिर दोनों साइड में, मैंने भी क्या किया यहाँ पे एक साइड में किया हुआ है, इनके एक साइड में या फिर दोनों साइड में एक प्लेट से ढक दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने भी एक साइड में लगाया है, अगर दूसरी साइड भी लगा दूं तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब होगा क्या, अगर एक साइड में लगाया है तो उसको हम कहेंगे सिंगल कवर बट जॉइंट। सिंगल कवर बट जॉइंट। अगर दोनों साइड में लगाएंगे, देखो यहाँ पे फिगर में दोनों साइड में लगाया हुआ है, तो उसको हम कहेंगे डबल कवर बट जॉइंट, ठीक। तो यहाँ से इसको पास कराओ ऐसे इस तरीके से, ये तुम्हारा रिबिट यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक। ये रिबिट जा रहा है तुम्हारा ऐसे, ये यहाँ से रिबिट जाएगा। अब ये वाला क्या है, ये भी सिंगल कवर, सॉरी ये डबल कवर है, डबल कवर, ये तुम्हारा डबल कवर सिंगल रिबिट, सिंगल रिविट, बिकॉज इसमें सिंगल रिविट है बट जॉइंट। अब ये कैसे हुआ है, सिंगल रिविट कैसे हुआ? आप लोगों को तो लगा होगा यहाँ पे तो दो हैं, लेकिन है क्या बात, यहाँ पे देखो, ये जो मैंने ऑरेंज से भी शेड कर रहा हूँ ये तुम्हारा मेन प्लेट है। मेन प्लेट यानी कि ये वो चीज है जिसको तुम्हें जोड़ना था, ये मेन चीज है तुम्हारी जो तुम्हें जोड़नी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे एक मेन प्लेट में एक रिविट है। मेन प्लेट में क्या है, एक रिविट है। सपोज करो कि यहाँ पे दो होते, दो होते से मेरा मतलब है कि एक और यहाँ पे होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे एक और हो जाता, और ऐसे यहाँ पे भी एक और हो जाता। तो अब मेन प्लेट में क्या है ना, एक मेन प्लेट में दो दो रिविट्स आ रही हैं। तो ये क्या हो गई, ये हो गई सिंगल रिविट की बजाय अब ये डबल रिविट हो गया। ये जो केस बन गया है ये बन गया है डबल रिविट। ये हो गया हमारा डबल कवर डबल रिविट बट जॉइंट। ऐसे ही अगर यहाँ पे एक साइड में कवर ना होता, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। मान लो कि एक साइड में तुम्हारा एक कवर जो है वो ना होता, लो देखो मैंने अभी जो है एक कवर को हटा दिया, ठीक। ये एक कवर मैंने हटा दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये सिंगल कवर है तो यहाँ पे आ जाता सिंगल कवर, यहाँ पे आता क्या, यहाँ पे आता सिंगल कवर डबल रिविट बट जॉइंट, ठीक। सबको समझ में आ रहा है ना ये चीज हो। अब ये देखो, ये है तुम्हारा मेन प्लेट नंबर 1, ये है तुम्हारा मेन प्लेट नंबर 2। इनको नंबरिंग भी हम कर देते हैं। ये तुम्हारी यहाँ पे कवर प्लेट है, ये देखो कवर प्लेट है, ये कवर प्लेट है ये, ठीक। अब देखो, चलो अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज तो मैं बताता हूँ। ऊपर आ जाओ, ये रहा an imaginary line along which rivets are placed। एक इमेजिनरी लाइन जिसके अलोंग रिविट्स जो होती है वो प्लेस की जाती है।
उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं रिवेट लाइन, ठीक है, या फिर स्क्रीव लाइन या फिर बैक लाइन, ये उसको बोला जाता है। इमेजिनरी लाइन क्या होती है, दोबारा देख लो, एक इमेजिनरी लाइन जिसके अलोंग रिवेट्स को प्लेस किया जाता है उसको हम कहते हैं रिवेट लाइन। ठीक, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे नीचे जो हमारे फिगर्स है उसमें आ जाओ, ये देखो यार, मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ इस लाइन के अलोंग ही तो सारी रिवेट्स को प्लेस किया हुआ है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे सारी रिवेट्स को प्लेस किया हुआ है इस लाइन के अलोंग। तो ये जो लाइन तुम लोग देख रहे हो ये है तुम्हारी रिवेट लाइन, ठीक है, या फिर स्क्रीव लाइन, स्क्रीव लाइन, या फिर बैक लाइन, ये इसके नाम है, ठीक है, ये तीन नाम है इसके। अब आगे देखो, यहाँ पे इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें पिच जो है वो पिच को समझना है। अब यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है स्टैगर्ड पिच, बीच में एक रैक, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पिच के बारे में समझना है, पिच क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें देखो। तो पिच, ऐसी गेज, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें बहुत काम की हैं, जैसे कि पिच है, गेज है ना, नॉमिनल डायमीटर है, ये सब चीजें हमें देखनी। अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है हमारा नॉमिनल, नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिवेट, रिवेट का नॉमिनल डायमीटर, ठीक है, या फिर बोल्ट का, और इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। तो ये कैसा दिखता है, सबसे पहले इसके लिए एक शेप बना लो। सपोज करो कि ये मेरी एक रिवेट, ठीक है, ये मेरी क्या है, एक रिवेट। तो यहाँ पे इस रिवेट में ये जो तुम डायमीटर देख रहे हो इतना, ये तुम्हारा है फाई, ठीक है, यही है तुम्हारा क्या, नॉमिनल डायमीटर। अब अगर ग्रॉस डायमीटर की मैं बात करूं, ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, देखो, ग्रॉस डायमीटर भी किसका है, ये रिवेट का है या फिर बोल्ट का है, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट स्लैश बोल्ट। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब डी क्या है, ये तुम्हारा पूरा होल का डायमीटर है, डी इक्वल्स टू होल डायमीटर, इसको समझना है, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें बोल्ट और रिवेट को डालना होता है, वो पूरे होल का डायमीटर है, ठीक है। अब ये वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, देखो, अकॉर्डिंग टू द कोड ये वैल्यू हमें दी हुई है, डी इक्वल्स टू 5 + 1.5 mm। ये तब होती है जब हमारा फाई का वैल्यू जो है वो 25 mm से कम हो या उसके बराबर, ठीक। और ऐसे ही डी का जो वैल्यू है वो 5 + 2 mm हो जाता है अगर फाई का वैल्यू ग्रेटर देन 25 mm होता है, ठीक है, ये चीज है। अब ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज बताई हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत रिपीट हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीट हुई है और प्री में बहुत पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पिच। ये पिच क्या होता है, थर्ड है पिच। पिच को हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, ठीक है। पिच में एक कंफ्यूजन बना रहता है हमेशा, तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो एक फिगर तुम लोगों के लिए यहाँ पे बना देता हूँ, फिगर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, वो तुम्हारा थोड़ा सा क्या होगा ना कि कंफ्यूजन को क्लियर रखेगा, फिगर के थ्रू समझते रहेंगे। अब ये फिगर मैं कैसा बना रहा हूँ, ये एक्चुअली में ही होता है रियल लाइफ में ऐसा ही, ये गसेट प्लेट जैसा है, ठीक, यहाँ पे इस तरीके से है। And अब देखो, अब ये इसका मतलब क्या है, अब इसको समझो। यहाँ पे ये जो, ये वाला प्लेट तुम देख रहे हो ये पीछे की साइड में है और ये जो तुम देख रहे हो ये आगे की साइड में है। तो तुमने क्या किया है, इस पीछे वाले प्लेट के थ्रू इस आगे वाले प्लेट को जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब कैसे जोड़ा है तुमने, यहाँ पे तुमने बोल्ट्स लगाए हुए हैं, बोल्ट्स कह लो या फिर रिवेट्स कह लो, इनके थ्रू तुमने इनको जोड़ा, ऐसे तुमने इनको जोड़ा हुआ, कनेक्शन किया हुआ। अब तुम्हारा जो लोड लग रहा है या फिर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ऐसे मान लो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे पिच क्या होता है वो देखो, पिच जो है वो तुम्हारे बोल्ट्स या फिर तुम्हारे रिवेट्स के बीच का डिस्टेंस होता है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये होता है तुम्हारा पिच। समझ में आ रही बात, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है वो होता है तुम्हारा क्या,
अब ये किस डायरेक्शन में लिया जाता है, बहुत बार हो सके कोई कंफ्यूज हो जाए, क्या पता वो इस डायरेक्शन को, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन है, जो इतना डिस्टेंस है, इसको पिच मारने लगे, तो ऐसा नहीं होता। पिच क्या होता है, जो मैंने अभी बताया वो होता है। देखो कैसे पता करना है पिच किस डायरेक्शन में है। पिच को हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में लिया जाता है, पिच इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पिच हमेशा क्या होता है, फोर्स के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसको याद रखना, फोर्स के डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है गेज लेंथ। अब ये गेज लेंथ क्या होता है, इसी में है हमारा गेज लेंथ, फोर्स गेज लेंथ। गेज लेंथ को हम डिनोट करते हैं जी से। अब गेज लेंथ के लिए क्या है कि ये परपेंडिकुलर टू फोर्स होता है। ठीक है ना, तुम्हारा फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो ये परपेंडिकुलर होगा फोर्स का, यानी कि ये इस डायरेक्शन में होगा जो मैंने अभी बनाया है। तो इसके लिए देखो परपेंडिकुलर टू फोर्स, यहाँ पे ये जो अभी सेंटर टू सेंटर मैंने बनाया है डिस्टेंस, ये तुम्हारा गेज लेंथ है जी। ठीक है, ये यहाँ भी हो सकता है, तुम चाहो तो ऊपर भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, जी सब जगह सेम। ऐसी पिच जो है वो भी सब जगह से सेम है। ठीक, ये चीज है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा, अच्छा इसके लिए भी लिख लो, गेज लेंथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर टू फोर्स, इसको याद रखना। एमसीक्यूज में पूछता है ये, जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, ये एमसीक्यूज में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि गेज लेंथ क्या होता है, वैल्यू पूछ सकता है, या फिर हो सके वो क्या पूछ ले कि बताओ परपेंडिकुलर टू फोर्स होता है या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, ये चीजें वो दे सकता है। ऑप्शंस में एक में दिया हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पिच के बारे में दिया हुआ था, प्रीवियस ईयर में आया था ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, रिवेट लाइन। अब ये रिवेट लाइन क्या होता है, वो तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है, रिवेट लाइन, तो मैं उसके लिए अभी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन फिर भी चलो एक बार बता देता हूँ। रिवेट लाइन और गेज लाइन, एक रिवेट लाइन, एक गेज लाइन, ये दो चीजों, तो यहाँ पे अलोंग द रिवेट्स, तो वो तुम्हारा रिवेट लाइन और गेज लाइन होगा। ये जो तुम ऐसे देख रहे हो ये तुम्हारा है यहाँ पे रिवेट लाइन और गेज लाइन, रिवेट लाइन स्लैश, ये रहा। ठीक है, अभी देखो और, अब यहाँ पे क्या है हमारा, एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस, ये दो चीजें हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिक्स, एक है तुम्हारा यहाँ पे एंड डिस्टेंस, और एक है तुम्हारा यहाँ पे एज डिस्टेंस। अब ये चीज हो रही है, अब देखो ये चीजें क्या होगी। अब यहाँ पे एक चीज को समझो, तुम ना गाड़ी चला रहे हो, ये एज और एंड, ये अंतर को समझना पड़ेगा। सपोज करो तुम ऐसे कार चला रहे हो, तुम्हारी एक कार है और वो इस डायरेक्शन में जा रही है, कार का ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो कार का एक तरीके से हेड कहाँ पे है, ये जो तुम पार्ट देख रहे हो ये तुम्हारा क्या है, कार का हेड है। कार का एंड कहाँ पे होगा, कार का एंड फिर ये होगा ना, ये होगा कार का एंड। और एज कहाँ पे होगा फिर, कार की जो एज है वो कहाँ पे होगी, कार की एज फिर यहाँ होगी, जो साइड में है ये कार के एजेस हो जाएंगे, है ना? ये एजेस हो जाएंगे। तो उसी तरीके से हमारे इसमें भी होता है, यहाँ पे क्या होता है, एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस। देखो एज डिस्टेंस क्या होता है, वो होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर टू फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू फोर्स होता है, इसको याद रखना। एज डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू फोर्स। और ये दोनों चीजें हैं, यानी कि एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस, दोनों को हम डिनोट करते हैं किससे, ई से। दोनों ही स्मॉल ई से डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, दोनों किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे डिनोटेड बाय स्मॉल ई, ये चीज ठीक है, डिनोटेड बाय ई। अब देखो यहाँ पे हमारा एज डिस्टेंस इस फिगर में कहाँ पे होगा, और एज डिस्टेंस यहाँ पे हमारा कहाँ पे होगा। तो चूंकि हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया है, एंड हो गया है। तो यहाँ पे अब हमारा ये जो इतना पार्ट है, अभी एंड डिस्टेंस के बारे में बताता, तो ये हमारा यहाँ पे लास्ट वाला जो है ये हो जाएगा हमारा क्या, एंड। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये तुम्हारा एंड डिस्टेंस है, ये तुम्हारा क्या है, एंड डिस्टेंस है। ठीक, एज डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो ये यहां से यहां तक ये तुम्हारा एज डिस्टेंस है।
ठीक है, ये चीज होती है। एंड डिस्टेंस भी हो गया और एज डिस्टेंस भी हो गया। तो हमने अब यहाँ पे सारी चीजें ऑलमोस्ट जो है समझ ली है। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे इसके बारे में, ये किस तरह का अपना रिवेटिंग है ये देखो एक सेकंड। तो ये जो रिवेटिंग हमारे सामने है ये है चेन रिवेटिंग, जो आप लोग देख रहे हो ये चेन रिवेटिंग। ठीक, अब देखो यार, अब हमारे पास में आया था नेक्स्ट। अभी देखो हमने क्या कर लिया, सिक्स पॉइंट तक हमने देख लिया है, एंड डिस्टेंस तक, एज डिस्टेंस तक हमने देख लिया। अब सिक्स के बाद में हमारा यहाँ पे आ जाओ, ये है सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट हमारा क्या है, स्टैगर्ड पिच है। स्टैगर्ड पिच यानी कि देखो, ये यहाँ पे जो तुम देख रहे हो इस साइड में, ये जो तुमने यहाँ पे देखा, ये कैसे है, ये सारे के सारे एक सीक्वेंस में है, एक लाइन में लगे हुए हैं, है ना। अब ये चेन रिवेटिंग है, इसको कहते हैं चेन रिवेटिंग। अब यहाँ पे स्टैगर्ड पिच या फिर स्टैगर्ड रिवेटिंग होती है, ये है स्टैगर्ड रिवेटिंग आप लोगों के सामने, ये स्टैगर्ड रिवेटिंग होती है। ये जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ये है डायमंड रिवेटिंग। ठीक, ये डायमंड रिवेटिंग नाम मैंने मेंशन किया। अब ये स्टैगर्ड रिवेटिंग, डायमंड रिवेटिंग क्या होता है वो एक बार बता दो। तो स्टैगर्ड रिवेटिंग में क्या होता है, इस तरीके से मान लो यहाँ पे तीन है, तो यहाँ इनके बीच में जो गैप होगा ना, इस गैप में एक रिविट लगा दिया जाता है। ठीक है, फिर ये वाला जो लाइन है ये फिर से ऐसे कंटिन्यू किया जाता है ऐसे। अब यहाँ पे जो गैप है फिर से यहाँ आगे एक रिविट लगा दिया जाएगा। तो ये जो रिविटिंग यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये रिविटिंग होता है स्टैगर्ड रिविटिंग। ठीक है, अब डायमंड रिविटिंग को समझो। डायमंड रिविटिंग में क्या होता है, सबसे पहले एक रिविट आता है, फिर उसके आगे दो रिविट आते हैं, फिर ऐसे तीन रिविट आते हैं, फिर ऐसे चार रिविट आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, कैसे ट्रायंगल जैसा इस तरीके से बनता चला जाता है, ये बढ़ता चला जाता है। ठीक, फिर क्या होता है, जब हमें दूसरी साइड में आना होता है, मतलब ये देखो यहाँ के बाद यहाँ तक बढ़ा ना, यहाँ तक, यहाँ पे कितने रिविट्स हैं, यहाँ पे तीन रिविट्स हैं, तो आप तीन रिविट्स हैं। देन इसके बाद से क्या है, रिविट्स कम होते चले, फिर आपको कम भी करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने आपने लास्ट एंड पे रिविट्स लिए हैं उतने ही आप दोबारा लोगे। ठीक है, मतलब बढ़ाते वक्त जहां तक आप गए फिर वहीं से आपको घटाते हुए चलना है, ये चीज आपको करनी होती है। इस तरीके से डायमंड रिविटिंग होता है। तो मैंने यहाँ पे चार लिए हैं तो फिर मैं दोबारा चार लूंगा। अब इसका मतलब ये है कि अब मैं यहाँ से कम करते चला जाऊंगा, तीन, फिर ऐसे यहाँ पे दो, और फिर यहाँ पे एक। तो ये जो तुम्हारा रिविटिंग है ये तुम्हारा डायमंड रिविटिंग। तो आई होप अब ये सबको भी समझ में आ गया होगा कि चेन रिविटिंग, डायमंड रिविटिंग, स्टैगर्ड रिविटिंग, ये सब में क्या होता है। अब मुझे यहाँ पे क्या समझना है, स्टैगर्ड रिविटिंग में समझो इसको डिनोट कैसे किया था, इसको डिनोट करते हैं पीएस से। ठीक है, स्टैगर्ड रिविटिंग में स्टैगर्ड पिच की मैं बात कर रहा हूँ, इसको डिनोट करते हैं पीएस से। अब यहाँ पे क्या होगा, दो रिविटिंग्स के बीच का, ये देखो ये रिविट और ये रिविट, ये जो सेंटर वाले रिविट थी इनको छोड़ दो सबको। तो ये जो मेन रिविट थी इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं क्या, स्टैगर्ड पिच। ठीक है, अब देखो डायमंड रिवेटिंग में तो एज इट इज लिया जाता है, जैसे ये है यहाँ से ले लो ये रहा पिच तुम्हारा, या फिर यहाँ से ले लो ये रहा पिच तुम्हारा। ठीक है, डायमंड रिवेटिंग में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, स्टैगर्ड में। अब स्टैगर्ड में क्या रूल है हमारा, देखो यहाँ पे स्टैगर्ड में जैसे मैंने ये चीज बता दी है। ठीक है, अब ये जो चीज यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है, ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है इतना, इसको समझने के लिए पहले मुझे आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा, देन हम यहाँ पे आएंगे और फिर इसको समझेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे, अब यहाँ डायमंड रिवेटिंग के लिए ये बड़े काम की चीज है। ये यहाँ पे क्या कहता है, ये कह रहा है कि टेंशन मेंबर जो भी मेरा होता है वो फेल होता है वहां पे जहां पे मेरा एरिया कम होता है। ठीक है, टेंशन मेंबर कहाँ पे फेल होता है, जहां पे मेरा नेट एरिया कम होता है। नेट एरिया क्या मतलब है, देखो मैंने कल बताया था पिछली क्लास में कि हमारा टेंशन मेंबर में क्या रूल होता है कि नेट एरिया निकालना है ना। टेंशन मेंबर में जो हमें डिजाइनिंग करनी है वो नेट एरिया के लिए करनी है, कंप्रेशन मेंबर में जो हमें डिजाइनिंग करनी है वो ग्रॉस एरिया के लिए करनी है, और हमारी जो बीम्स है उसमें जो हमें डिजाइनिंग करनी है वो किसके लिए करनी है, वो सेक्शन मॉडुलस के लिए करनी है, बीम्स में सेक्शन मॉडुलस के लिए करनी है। तो यहाँ पे टेंशन मेंबर के बारे में वो बता रहा है कि टेंशन मेंबर किसमें फेल होगा, हमारे नेट एरिया में फेल होगा। तो यहाँ पे देखो डायमंड रिवेटिंग में क्या होता है, नेट एरिया वाला चक्कर, उसको समझो। ये जो पहला रिविट है यहाँ पे इसको मैंने नंबर 1 किया हुआ है, ये जो दूसरा रिविट लाइन है इसको मैंने नंबर 2 किया हुआ है, जो तीसरा रिविट लाइन है इसको मैंने नंबर 3 किया हुआ है। तो रिविट लाइंस की मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है। अब देखो सेक्शन 1 के लिए समझो। ठीक है, सेक्शन 1 में हमारा क्या कह रहा है, सेक्शन 1 का मतलब है ये वाला। तो यहाँ पे कह रहा है कि वन रिबिट इज देयर ओनली
यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही रिवेट है, तो जो हमारा नेट एरिया है वो ज्यादा है। नेट एरिया का क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ नेट एरिया क्या मतलब है, क्या कहना चाहता हूँ। एक तरीके से ये समझो कि ये हमारा टोटल एरिया है। सबसे पहले तो इसका टोटल एरिया हो गया ये, है ना। अब मान लो मैं इसमें होल कर देता हूँ, जितने होल करूंगा उतना एरिया माइनस होता चला जाएगा, है ना। तो टोटल एरिया में से, टोटल एरिया मेरा जो भी होगा उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, एरिया ऑफ होल, एरिया ऑफ होल। तो यही मेरा क्या है यहाँ पे, नेट एरिया है। तो ऐसे निकाला जाता है नेट एरिया। तो जितने होल में करता चला जाऊंगा उतना मेरा माइनस होता चला जाएगा होल का एरिया। तो ये हमारा नेट एरिया होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे सेक्शन 1 पे सिर्फ एक ही रिविट है, यानी कि एक ही का आप क्या करोगे, माइनस करोगे, एक ही होल का एरिया माइनस करोगे। तो यहाँ पे नेट एरिया काफी है, ठीक है। सेक्शन 2 पे आ जाओ, सेकंड सेकंड सेक्शन पे आ जाओ, यानी कि यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नेट एरिया थोड़ा कम हो गया। क्यों हो गया कम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो हो चुके हैं ना, तो यहाँ पे नेट एरिया थोड़ा कम हो गया। लेकिन होगा क्या कि जो हमारी स्ट्रेंथ है सेक्शन 1 की भी, ये जो यहाँ पे हमारे सेक्शन 1 की जो हमारी क्या है रिविट है ना, ये हमें क्या होगा, ये हमें सपोर्ट करेगा। ये हमें क्या करेगा यहाँ पे, सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे मैं लिखे, फ्रॉम सेक्शन 1 विल सपोर्ट सिमिलरली, ठीक है, विल सपोर्ट। और उसी तरीके से हमारा सेक्शन 3 के लिए भी हो जाएगा, सिमिलरली फॉर सेक्शन 3। यहाँ पे नेट एरिया क्या है, कम है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो 2 और 1 ये सेक्शन से भी हमें मिल जाएगी। ठीक, तो ये चीज थी, ये चीज हमें समझनी होती है नेट एरिया में। अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस के बारे में वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि एंड डिस्टेंस इज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एज डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये चीज। अब यहाँ पे मिनिमम पिच देखो, मिनिमम पिच क्या होता है। मिनिमम पिच को हम डिनोट करते हैं पी मिनिमम से। पी मिनिमम का वैल्यू होता है 2.55। 2.55 का फाइव का मतलब 2.5 इंटू 5। अब ये 5 क्या है, ये है तुम्हारा नॉमिनल डायमीटर, मैंने अभी बताया था नॉमिनल डायमीटर। ये देखो यहाँ पे, ये रहा तुम्हारा 5 नॉमिनल डायमीटर। तो 2.5 इंटू 5। अब आगे देखो, अब यहाँ पे ये जो है तुम्हारा जनरल केस है। ये तुम्हारा क्या है, जनरल केस है। जनरल केस का क्या मतलब होता है, जनरल केस का मतलब ये होता है, मान लो रिवेट्स ऐसे लगे हुए, है ना, रिवेट्स इस तरीके से लगे हुए। तो जनरल केस का मतलब ये हुआ है कि आप जो है इसको इस डायरेक्शन में भी मेजर कर सकते हो पी मिनिमम, इस डायरेक्शन में भी मेजर कर सकते हो पी मिनिमम, इस डायरेक्शन में भी मेजर कर सकते हो पी मिनिमम। मतलब जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो ये है आपका जनरल केस, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है पी मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम पिच। मैक्सिमम पिच तुम्हारा कितना होता है, 32T या फिर 300 mm। इन दोनों में से जो भी कम वैल्यू होगी वो हमें देनी है, ठीक है। अब एक चीज तो ये समझ लो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जहां भी स्टील स्ट्रक्चर्स में मैक्सिमम वर्ड आ जाएगा ना किसी के लिए भी, जैसे कि पी मैक्सिमम आ रहा है ना, उसके आगे हमेशा दो वैल्यूज लिखी होंगी। जैसे कि यहाँ पे 32T लिखा हुआ है और 300 mm लिखा हुआ है, ये दो वैल्यूज लिखी हुई है। तो तुम लोगों को क्या करना है, जब भी मैक्सिमम वर्ड आएगा उसका उल्टा तुम्हें यहाँ पे करना है, हमेशा मिनिमम वैल्यू लेनी है। सपोज करो कि यहाँ पे मैक्सिमम की जगह पे मिनिमम होता, तो तुम्हें फिर से उल्टा कर देना था, तो यहाँ पे तुम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। इसका तुम्हें ध्यान रखना है, हर जगह पूरे स्टील में यही है। मिनिमम पूछेगा तो मैक्सिमम वैल्यू को कंसिडर करना है, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो फिर मिनिमम वैल्यू को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे उसने मैक्सिमम पूछा है तो दोनों का मिनिमम हम ले लेंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, जनरल केस है। अब यहाँ पे क्या है, टी जो है, जो टी आप देख पा रहे हो, ये टी क्या है, ये थिकनेस है थिनर प्लेट। थिकनेस है किसकी, थिनर प्लेट की, थिनर आउटसाइड प्लेट। इसका मतलब क्या है वो बताते हैं। ये जो आप यहाँ पे कवर प्लेट लगा रहे हो ना, ये देखो, एक बार तो मैं इसको लैप जॉइंट में बना लेता हूँ। लेफ्ट जॉइंट में मान लो कि ये आपकी थिन है, ये आपकी क्या है, थिन है, ये थिन है। बाहर की है ना, आउटसाइड वाली है, तो थिनर है ये। तो आपको इसकी थिकनेस मान लो बट जॉइंट में है ना। बट जॉइंट में कैसे होता है, सिंगल कवर भी होता है, डबल कवर भी होता है। तो मान लो बट जॉइंट में आप है, तो ये देखो, ये हमारा बट जॉइंट है ऐसे। मान लो कि ये ऊपर वाले की थिकनेस जो है ये कम है, ठीक है। तो आपको इसकी थिकनेस लेनी, ये है यहाँ पे कहने का मतलब, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमारे पी मैक्सिमम की भी कुछ वैल्यूज अलग केसेस के लिए है। ये तो आपका था जनरल केस, है ना। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये है, अगर वो कहते कि जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो टेंशन में है, टेंशन में होने का मतलब क्या है कि उसको ऐसे खींचा जा रहा है, उसको ऐसे खींचा जा रहा है, वो टेंशन में है। तो उस केस में जो आप पी मैक्सिमम लोगे
वो 16T या फिर 200 mm का क्या लोगे, मिनिमम लोगे, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू लेंगे, जैसे मैंने भी बताया है ना, इनकी क्या लेनी है, मिनिमम वैल्यू। अब मान लो आप कंप्रेशन में हो, तो कंप्रेशन में आप क्या करोगे, आप कंप्रेशन में 12T या फिर 200 mm इन दोनों का मिनिमम लोगे, है ना। अगर टेंशन में है तो फिर ये फॉर्मूला है, कंप्रेशन में है तो फिर ये फॉर्मूला है, और जनरल केस है तो फिर ये फॉर्मूला है, इस चीज में आता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखो नीचे मैंने एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ये तुम लोगों के सामने एक एक्सप्लेनेशन है। ये कह रहा है कि कंप्रेशन मेंबर में यानी कि कॉलम्स में लोड अप्लाई करने पे बकलिंग हो जाती है, लोड अप्लाई करने पे क्या हो जाता है, बकलिंग हो जाता है। तो जो डिस्टेंस है इनके रिविट्स के बीच का, वो क्या है, देखो बकलिंग हो जाती है, तो जो इनके रिविट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, हम क्या करते हैं उसको कम कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, बकलिंग ना बढ़े, इसीलिए हम इनके बीच का, रिविट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम कर देते हैं। देखो वाई टू रिड्यूस, दैट्स वाई टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ बकलिंग, पी मैक्सिमम क्या हो रहा है, 12T हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या था 16T, यहाँ पे देखो 12T, यहाँ पे कम हो गया है ना। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं ये चीज। अब एज और एंड डिस्टेंस के लिए देखो, एज डिस्टेंस क्या है, एंड डिस्टेंस क्या है, दोनों के लिए सेम चीज अप्लाई होगी, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। ई मिनिमम की मैं बात करूं तो 1.7 डी, डी तुम्हारा क्या है, ग्रॉस डायमीटर याद रखना। तो ई मिनिमम तुम्हारा 1.7 डी, ऐसे ही यहाँ पे 1.5 डी। ये किस केसेस में 1.7 तब होगा जब हैंड फ्लेम कट होगा। हैंड फ्लेम कट का मतलब तुमने देखा है कि कुछ वेल्डिंग टाइप की एक मशीन होती है, जिससे आगे से ना फ्लेम निकलते रहते हैं, वो इस तरीके से होती है, उसको हाथ में यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से हाथ से पकड़ा होता है ना, और यहाँ से फ्लेम निकल रही होती है, यहाँ से होती है फ्लेम, या फिर लेजर भी हो सकती है। और तुमने देखा होगा कि कोई भी तुम्हारा स्ट्रक्चर है लोहे का, ये फ्लेम जो है उसके ऊपर कहीं भी ऐसे तुम चला दो, और ये वाला स्ट्रक्चर जो इतना पार्ट है ये वाला कट जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब है फ्लेम कट, तो ये हाथ से भी हो सकता है, अगर तुम हाथ से करते हो तो हैंड फ्लेम कट है, मशीन से करते हो तो मशीन फ्लेम कट है। तो उस केस में 1.7 डी लोगे अगर हैंड फ्लेम है, 1.5 डी लोगे अगर मशीन फ्लेम, ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक। अब ई मैक्सिमम पे आ जाओ, ई मैक्सिमम क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ई मैक्सिमम तुम्हारे सामने, ई मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है 12T एप्सिलॉन, 12T एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या है, ये तुम्हारा एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन को कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन इक्वल्स टू अंडर रूट में 250 अपॉन में एफ, ये होता है। अब देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम की वैल्यू है, दूसरी भी एक वैल्यू होती है, वो होती है 40 प्लस 40, यानी कि 40 प्लस 4T, ये एक वैल्यू होती है। अब ये कब होता है, ये 40 प्लस 40 कब होता है, ये तब होता है जब हमारे मेंबर के ऊपर कोरोजन के चांसेस जो है लगे हुए होते हैं, यानी कि वहां पे पानी वगैरह का थोड़ा सा ज्यादा रोल होता है, यानी कि कोरोजन का थोड़ा सा डर होता है। टी एज इट इज आपकी क्या है, थिकनेस है थिनर प्लेट की, जो मैंने अभी समझाया, तो थिकनेस है आपकी किसकी, थिनर प्लेट की। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ तक समझ ही गए। ठीक, अब यहाँ पे देखो ऊपर एक चीज और थी जो मैंने यहाँ पे अभी छोड़ दिया था,